तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग सीजीटेट के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं किसका कितना नंबर आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? जेंडर। जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लिंग क्या है? तो यह एक जैविक सत्ता है, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, तो यह क्या संकेत कर रहा है? यह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आजकल चेयरमैन या चेयर वुमेन शब्द का जो है प्रयोग करना बंद कर दिया गया। उसकी जगह में क्या इस्तेमाल होता है? चेयर पर्सन। ठीक है, ताकि क्या है, लिंग मुक्त भाषा का वातावरण जो है बनाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? तो यह बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये कहा गया है टर्मन के द्वारा। टर्मन के द्वारा ही आईक्यू शब्द भी दिया गया है। और आईक्यू हम लोग निकालते कैसे हैं? तो मेंटल एज इंटू 100 अपान होता है एक्चुअल एज। एक्चुअल एज ये होता है आईक्यू निकालने का फार्मूला। तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये टर्मन का कथन है। ठीक है, गाल्टन व्यक्तिक भिन्नता को परिभाषित करने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे। इसको पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो यह कथन किसका है? ये कथन है रॉस साहब का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, रॉस। यहाँ पर ऑप्शन में जो है हेरफेर हो चुका है, रॉस इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कोल एवं ब्रूस ने किसको कहा है? तो ये कहा है बाल्यावस्था को। ठीक है, किशोरावस्था को स्टेनले हाल ने संघर्ष, तनाव, तूफान का काल कहा है किशोरावस्था को। शैशवावस्था का काल होता है 0 से 2 वर्ष। बाल्यावस्था होता है, तो इसमें पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष तक होता है। और 6 से 12 वर्ष तक होता है उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद किशोरावस्था आता है 13 से 18 या 19 वर्ष तक, ये होता है किशोरावस्था। उसके बाद आता है फिर आगे की अवस्था। ठीक है, तो विकास की बाल्यावस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। आंसर ये हमारा राइट आंसर होगा। बाल्यावस्था से ही संबंधित कुछ तथ्य हैं। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। इसको भी याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा। और एक अन्य वैज्ञानिक ने स्फूर्ति अवस्था अथवा गंदी आयु, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, ये सब भी कहा जाता है बाल्यावस्था को ही। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिए। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1994 को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बाल श्रम से संबंधित 2 अनुच्छेद है भारत के संविधान में, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, जिसमें अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? 14 से कम उम्र के बच्चों को जो है श्रम पे नहीं लगाया जा सकता, किसी भी कारखाने में या बाल श्रम के काम में नहीं लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 24 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सबसे पहले भारत में बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया था सन 1929 में। ठीक है, इस पर संशोधन किया गया और फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लाया गया? सन 2006 में। तो इसका राइट आंसर होगा सन 2006। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो शारदा एक्ट हरबिलास शारदा के नाम पर सन 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया था, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। तो शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इसी एक्ट को बदल के सन 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 ए जो है अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अधिनियम है 2009 का RTE अधिनियम, जिसको 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में इसको लागू किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। तो सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, तो आंसर हमारा भी सही होगा। सन 2001 में भारत सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन 2001 में भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान जो है चालू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आता है? तो शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। समवर्ती सूची का अर्थ ये हुआ कि शिक्षा में जो है शिक्षा के लिए केंद्र भी अपना नियम बना सकता है और राज्य भी, इसीलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।
ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो अभी बताया हूँ 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार जो है अधिनियम लाया गया RTE, और इसको संविधान के अनुच्छेद 21A में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। यदि अपंग बच्चों के लिए इसको 6 से 18 वर्ष तक का रखा गया है। अपंग अगर बालक है तो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क 2005 ने जो अपनी समझ है कहाँ से प्राप्त की है? रचनावाद से प्राप्त की है। रचनावाद पे आधारित है NCF 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, रचनावाद। व्यवहारवाद के बारे में बात किया जाए तो व्यवहारवाद से संबंधित है पावलोव, और स्किनर भी व्यवहारवाद से ही संबंधित है। इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसके लिए 2 लोग जाने जाते हैं। कौन कौन सा? पियाजे, जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की। ये जो दोनों क्या है? संज्ञानवाद से संबंधित है। मानवतावाद से संबंधित है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो, ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा, अब्राहम मैस्लो से संबंधित। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है? रचनावाद से प्राप्त की है। और NCF 2005 किस पे बल देता है? बच्चों के को सक्रिय ज्ञान देने पर बल दिया। रटंत जो पद्धति है उसको खत्म करने की बात पर बल देती है। व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है वाटसन भाई साहब का। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, वाटसन। अगला प्रश्न क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक है जीन पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था और संज्ञान के विकास को 4 चरणों में बांटा था। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, 4 अवस्थाओं में बांटा था। साथ ही इन्होंने बताया था कि जो विकास है वो असतत प्रक्रिया है। वाटसन का भी पढ़ें कि इनका कहना था कि तुम मुझे शिशु दो, मैं उसे चोर, पुलिस, जो चाहो वो बना सकता हूँ। पेस्टालॉजी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है। ये शिक्षा मनोविज्ञान के इसको जनक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है पेस्टालॉजी। सिगमंड फ्रायड साइको एनालिसिस से संबंधित है। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है सिगमंड फ्रायड। ईद अहम और परा अहम जो है ये दिया गया इनके द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? आगमन निगमन विधि के प्रणेता कौन थे? तो आगमन निगमन विधि इंडक्टिव डिडक्टिव जो मेथड है, इसके प्रणेता है इसके प्रणेता है अरस्तु। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, अरस्तु। आगमन विधि में क्या है? पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम बताया जाता है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है। तो ये जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है निगमन, और आगमन विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि से संबंधित है। प्रश्नोत्तर विधि, इसीलिए प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी बोलते हैं, इसको भी याद रखिए। अब्राहम मैस्लो मानवतावादी हैं, मानवतावादी। ठीक है, तो आगमन निगमन विधि के प्रणेता कौन है? अरस्तु है। अगला प्रश्न, सत्यम शिवम सुंदरम किस वाद के गुण है? तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है आदर्शवाद को इंगित करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। मानववाद अब्राहम मैस्लो से संबंधित है। प्रयोजनवाद से संबंधित है जॉन डीवी, और संरचनावाद से संबंधित है वुंट। ठीक है, और टीचनर वुंट और टीचनर जो है संरचनावाद से संबंधित है। तो सत्यम शिवम सुंदरम किस बात के गुण है? तो आदर्शवाद के गुण है। किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? तो यह कथन है रॉस का। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। रॉस ने ही कहा था कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वैलेंटाइन का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। कोटेशन से भी CGPF में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है करके कम से कम हर एग्जाम में 2 प्रश्न जो है पूछा ही गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, मतलब फिजिकल जो ग्रोथ है या फिजिकल डेवलपमेंट है, उसमें क्या क्या आता है? स्नायु मंडल भी आता है, मतलब तंत्रिका तंत्र का विकास, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी विकास शामिल होता है, और मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल होती है। ठीक है, तो ये सभी जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सिफेलोकॉर्डल विकास नियम के अनुसार क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल में बच्चे का सबसे पहले सिर विकसित होता है और उसके बाद जो है विकास जो है पैर की तरफ आगे बढ़ता है। सिर से पैर की तरफ विकास होता है, उसी को बोला जाता है सिफेलोकॉर्डल विकास। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? पहले सिर का भाग, फिर क्रमशः धड़, हाथ और पैरों का विकास। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही है। दूसरा एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल। क्या होता है?
प्रोक्सीमो डिस्टल विकास। तो प्रोक्सीमो डिस्टल विकास में विकास जो केंद्र से चालू होकर परिधि की तरफ आगे बढ़ता है। मतलब जैसे सबसे पहले बच्चा अपने कंधे पर नियंत्रण स्थापित करता है, फिर हाथ पर, और अंत में हाथ के उंगलियों पर। तो केंद्र से परिधि की ओर जो विकास होता है उसको बोला जाता है प्रोक्सीमो डिस्टल विकास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर से क्रमशः पैर की तरफ। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास से ये संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक बालक जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है में संवेगात्मक, सामाजिक एवं मानसिक विकास निम्न स्तरीय है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो एक बच्चा है जो शारीरिक रूप से क्या है, कमजोर है। तो जब बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर होता है तो उसका मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी क्या है, निम्न स्तरीय होता है। तो ये संबंध है विकास के अंतर संबद्धता का सिद्धांत से, अंतर संबद्धता का सिद्धांत से ये संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह सिद्धांत की निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित है। विकास जो है भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु की अवस्था तक जो है होते ही रहता है, या जन्म से लेकर अंत तक, मृत्यु तक विकास जो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया माना जाता है इस सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो चिंतनशील सोच की जो चर्चा है वो जॉन डीवी के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, जॉन डीवी। ये जो है प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक रहे हैं, प्रगतिशील। ठीक है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो आगमनात्मक तर्क में अवलोकन, प्रयोग और सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन, ये तीनों ही शामिल होता है, लेकिन कल्पना शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कल्पना। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अधिगम एक देश और प्रक्रिया है। तो एक्चुअल में क्या है? अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक है फ्रोबेल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग सीजीटेट के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, देखते हैं किसका कितना नंबर आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? जेंडर। जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लिंग क्या है? तो यह एक जैविक सत्ता है। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, तो यह क्या संकेत कर रहा है? यह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आजकल चेयरमैन या चेयर वुमेन शब्द का जो है प्रयोग करना बंद कर दिया गया। उसके जगह में क्या इस्तेमाल होता है? चेयर पर्सन। ठीक है, ताकि क्या है, लिंग मुक्त भाषा का वातावरण जो है बनाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? तो यह बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये कहा गया है टर्मन के द्वारा। टर्मन के द्वारा ही आईक्यू शब्द भी दिया गया है। और आईक्यू हम लोग निकालते कैसे हैं? तो मेंटल एज इंटू 100 अपान होता है एक्चुअल एज। एक्चुअल एज ये होता है आईक्यू निकालने का फार्मूला। तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये टर्मन का कथन है। ठीक है। गाल्टन व्यक्तिक भिन्नता को परिभाषित करने वाले ये पहले वैज्ञानिक थे। इसको पूछा भी गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो यह कथन किसका है? ये कथन है रॉस साहब का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, रॉस। यहाँ पर ऑप्शन में जो है हेरफेर हो चुका है, रॉस इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कोल एवं ब्रूस ने किसको कहा है? तो ये कहा है बाल्यावस्था को। ठीक है। किशोरावस्था को स्टेनले हाल ने संघर्ष, तनाव, तूफान का काल कहा है किशोरावस्था को। शैशवावस्था का काल होता है 0 से 2 वर्ष। बाल्यावस्था होता है, तो इसमें पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष तक होता है, और 6 से 12 वर्ष तक होता है उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद किशोरावस्था आता है 13 से 18 या 19 वर्ष तक, ये होता है किशोरावस्था। उसके बाद आता है फिर आगे की अवस्था। ठीक है। तो विकास की बाल्यावस्था को कोल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। आंसर ये हमारा राइट आंसर होगा। बाल्यावस्था से ही संबंधित कुछ तथ्य हैं। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। इसको भी याद रखना, ये भी बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा, और एक अन्य वैज्ञानिक ने स्फूर्ति अवस्था अथवा गंदी आयु, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, ये सब भी कहा जाता है बाल्यावस्था को ही। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिए। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1994 को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बाल श्रम से संबंधित 2 अनुच्छेद है भारत के संविधान में, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, जिसमें अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? 14 वर्ष से कम
14 से कम उम्र के बच्चों को जो है श्रम पे नहीं लगाया जा सकता, किसी भी कारखाने में या बाल श्रम के काम में नहीं लगाया जा सकता है अनुच्छेद 24 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सबसे पहले भारत में बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया था सन 1929 में, ठीक है। इस पर संशोधन किया गया और फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लाया गया? सन 2006 में। तो इसका राइट आंसर होगा सन 2006, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो शारदा एक्ट हरबिलास शारदा के नाम पर सन 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया था, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। तो शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इसी एक्ट को बदल के सन 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया, ठीक है। अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 ए जो है अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अधिनियम है 2009 का RTE अधिनियम, जिसको 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में इसको लागू किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। तो सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, तो आंसर हमारा भी सही होगा। सन 2001 में भारत सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन 2001 में भारत सरकार के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान जो है चालू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। विधि के विषय के रूप में शिक्षा की सूची में आता है? तो शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। समवर्ती सूची का अर्थ ये हुआ कि शिक्षा में जो है शिक्षा के लिए केंद्र भी अपना नियम बना सकता है और राज्य भी, इसीलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो अभी बताया हूँ 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार जो है अधिनियम लाया गया RTE, और इसको संविधान के अनुच्छेद 21A में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। यदि अपंग बच्चों के लिए इसको 6 से 18 वर्ष तक का रखा गया है। अपंग अगर बालक है तो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क 2005 ने जो अपनी समझ है कहाँ से प्राप्त की है? रचनावाद से प्राप्त की है। रचनावाद पे आधारित है NCF 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, रचनावाद। व्यवहारवाद के बारे में बात किया जाए तो व्यवहारवाद से संबंधित है पावलोव, और स्किनर भी व्यवहारवाद से ही संबंधित है, इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसके लिए 2 लोग जाने जाते हैं, कौन कौन सा? पियाजे, जीन पियाजे और लेओ वाइगोस्की। ये जो दोनों क्या है? संज्ञानवाद से संबंधित है। मानवतावाद से संबंधित है अब्राहम मैस्लो। ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा, अब्राहम मैस्लो से संबंधित, ठीक है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है? रचनावाद से प्राप्त की है। और NCF 2005 किस पे बल देता है? बच्चों को सक्रिय ज्ञान देने पर बल दिया। रटंत जो पद्धति है उसको खत्म करने की बात पर बल देती है। व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है वाटसन भाई साहब का। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, वाटसन। अगला प्रश्न क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक है जीन पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था और संज्ञान के विकास को 4 चरणों में बांटा था। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, 4 अवस्थाओं में बांटा था। साथ ही इन्होंने बताया था कि जो विकास है वो असतत प्रक्रिया है। वाटसन का भी पढ़ें कि इनका कहना था कि तुम मुझे शिशु दो, मैं उसे चोर, पुलिस, जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। पेस्टालॉजी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है। ये शिक्षा मनोविज्ञान किसको जनक माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है पेस्टालॉजी। सिगमंड फ्रायड साइको एनालिसिस से संबंधित है। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है सिगमंड फ्रायड। ईद अहम और परा अहम जो है ये दिया गया इनके द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? आगमन निगमन विधि के प्रणेता कौन थे? तो आगमन निगमन विधि इंडक्टिव डिडक्टिव जो मेथड है इसके प्रणेता हैं इसके
प्रणेता है अरस्तु, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा अरस्तु। आगमन विधि में क्या है, पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर नियम बताया जाता है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है। तो ये जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है निगमन, और आगमन विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि से संबंधित है, प्रश्नोत्तर विधि, इसीलिए प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी बोलते हैं, इसको भी याद रखिए। अब्राहम मैस्लो मानवतावादी हैं, मानवतावादी, ठीक है। तो आगमन निगमन विधि के प्रणेता कौन है, अरस्तु है। अगला प्रश्न, सत्यम शिवम सुंदरम किस वाद के गुण है? तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है आदर्शवाद को इंगित करता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। मानववाद अब्राहम मैस्लो से संबंधित है। प्रयोजनवाद से संबंधित है जॉन डीवी, और संरचनावाद से संबंधित है वुंट, ठीक है। और टीचनर, वुंट और टीचनर जो है संरचनावाद से संबंधित है। तो सत्यम शिवम सुंदरम किस बात के गुण है, तो आदर्शवाद के गुण है। किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो यह कथन है रॉस का। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। रॉस ने ही कहा था कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वैलेंटाइन का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। कोटेशन से भी सीजी व्यापक में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है करके कम से कम हर एग्जाम में 2 प्रश्न जो है पूछा ही गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, मतलब फिजिकल जो ग्रोथ है या फिजिकल डेवलपमेंट है, उसमें क्या क्या आता है? स्नायु मंडल भी आता है, मतलब तंत्रिका तंत्र का विकास, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी विकास शामिल होता है, और मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल होती है, ठीक है। तो ये सभी जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सिफेलोकॉर्डल विकास नियम के अनुसार क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल में बच्चे का सबसे पहले सिर विकसित होता है और उसके बाद जो है विकास जो है पैर की तरफ आगे बढ़ता है, सिर से पैर की तरफ विकास होता है, उसी को बोला जाता है सिफेलोकॉर्डल विकास। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, पहले सिर का भाग, फिर क्रमशः धड़, हाथ और पैरों का विकास। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही है। दूसरा एक होता है प्रोक्सीमो डिस्टल, क्या होता है? प्रोक्सीमो डिस्टल विकास। तो प्रोक्सीमो डिस्टल विकास में विकास जो केंद्र से चालू होकर परिधि की तरफ आगे बढ़ता है, मतलब जैसे सबसे पहले बच्चा अपने कंधे पर नियंत्रण स्थापित करता है, फिर हाथ पर, और अंत में हाथ के उंगलियों पर। तो केंद्र से परिधि की ओर जो विकास होता है उसको बोला जाता है प्रोक्सीमो डिस्टल विकास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर से क्रमशः पैर की तरफ। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास से ये संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक बालक जो कि शारीरिक रूप से कमजोर है में संवेगात्मक, सामाजिक एवं मानसिक विकास निम्न स्तरीय है, यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो एक बच्चा है जो शारीरिक रूप से क्या है, कमजोर है। तो जब बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर होता है तो उसका मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी क्या है, निम्न स्तरीय होता है। तो ये संबंध है विकास के अंतर संबद्धता का सिद्धांत से ये संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह सिद्धांत की निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित है। विकास जो है भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु की अवस्था तक जो है होते ही रहता है, या जन्म से लेकर अंत तक, मृत्यु तक विकास जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है इस सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो चिंतनशील सोच की जो चर्चा है वो जॉन डीवी के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, जॉन डीवी। ये जो है प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक रहे हैं, प्रगतिशील, ठीक है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो आगमनात्मक तर्क में अवलोकन, प्रयोग और सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन, ये तीनों ही शामिल होता है, लेकिन कल्पना शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कल्पना। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिगम एक देश और प्रक्रिया है। तो एक्चुअल में क्या है, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक है फ्रोबेल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा।